जून 2024 की यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल हो जाने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पुनः इस परीक्षा को अगस्त 2024 में कंडक्ट करवाया, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर 28 अगस्त 2024 को हुआ। और इस पेपर में ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस आए थे, जिनमें से शुरुआत के 25 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। और इसी पेपर के जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस हैं, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, आयन मंडल की कौन सी परत केनली हैवीसाइड परत के रूप में भी जानी जाती है? विच लेयर ऑफ आयनोस्फीयर इज आल्सो नोन एज द केनली हैवीसाइड लेयर? यहाँ जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आयन मंडल या आयनोस्फीयर की 4 लेयर्स के नाम दिए हुए हैं। तो एक फैक्ट आप और जान लीजिए इस क्वेश्चन के माध्यम से कि यदि कभी कोई आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आयन मंडल के अंतर्गत भी कितनी और लेयर्स पाई जाती हैं, तो वहाँ आप बता सकते हैं कि आयन मंडल के अंदर भी टोटल 4 लेयर्स पाई जाती हैं, जिनके नाम हैं क्रमशः डी, ई, एफ और जी। अब क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि यह जो डी, ई, एफ, जी जो लेयर्स हैं, इनमें से कौन सी लेयर को केनली हैवीसाइड लेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ यह नीचे अर्थ की सरफेस है, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है अर्थ की सरफेस, और इस अर्थ की सरफेस से वर्टिकली ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर का विस्तार है। और हम जानते हैं कि तापमान के आधार पर हम वायुमंडल को प्रमुखतः 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे निचली जो लेयर होती है वह होती है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मीजोस्फियर, और मीजोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर की स्थिति होती है। मीजोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर की लेयर के अंतर्गत 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच आयनोस्फीयर या आयन मंडल का विस्तार होता है। इस आयन मंडल को पुनः 4 भागों में या 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से सबसे निचली लेयर को डी लेयर, उससे ऊपर की लेयर को ई लेयर, उससे ऊपर की लेयर को एफ, और आयन मंडल की सबसे ऊपरी लेयर को जी लेयर के नाम से जाना जाता है। अगर हम ई लेयर को देखें तो पुनः ई लेयर को 2 लेयर्स में और डिवाइड कर दिया गया है। नीचे की लेयर को कहा जाता है स्पोरेडिक ई लेयर, और ऊपर की ई लेयर को कहा जाता है E2 लेयर। इसी तरीके से इस एफ लेयर को भी फर्दर हमने 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। निचली लेयर को कहा जाता है F1 लेयर, और ऊपर की लेयर को कहा जाता है F2 लेयर। देखिए यह जो ई लेयर है, ई लेयर, इस ई लेयर को बोला जाता है केनली हैवीसाइड लेयर। केनली HEAVISIDE, केनली हैवीसाइड लेयर। और यह जो एफ लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है एप्लेशन लेयर, APPLETON, एप्लेशन लेयर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ई। ई लेयर को केनली हैवीसाइड लेयर के नाम से जाना जाता है, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। यह जो आयनोस्फीयर या आयन मंडल है, इसमें गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। क्वेश्चन है, निम्न प्रादेशिक संगठनों के मुख्यालयों को भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। देखिए यहाँ पर 4 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं, सार्क, आसियान, ओपेक और
यूरोपियन यूनियन EU, और इन चारों के ही नाम से आप भली भांति परिचित हैं। इस एक क्वेश्चन में आपसे कई सारे फैक्ट्स पूछ लिए गए हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि यह जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं, और उसके बाद पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड मैप में इनकी लोकेशंस क्या होंगी। उसी के आधार पर आप बता पाएंगे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ इनके पाए जाने का क्रम क्या होने वाला है। देखिए, यह जो सार्क है इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है, और यह जो आसियान है इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है, और ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है, और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है वह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। इन चारों ही मुख्यालयों को मैंने यहाँ पर इस वर्ल्ड मैप में शो किया हुआ है। सबसे दक्षिण में अगर आप देखें इस जगह पर, तो यहाँ पर इंडोनेशिया का जकार्ता है जहाँ पर आसियान का मुख्यालय है, और यह दिया हुआ है बी के अंतर्गत। इसी तरीके से ऊपर यहाँ पर काठमांडू दिया हुआ है नेपाल में, जो कि सार्क का मुख्यालय है, और यह दिया हुआ है ऑप्शन ए में। और इसी तरीके से जो वियना है उसको मैंने यहाँ ग्रीन कलर के डॉट से दिखाया हुआ है, और यह ओपेक का मुख्यालय है, और यह दिया हुआ है ऑप्शन सी में। और सबसे लास्ट में यह जो ब्लैक कलर का डॉट है इस जगह पर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो या इसके माध्यम से मैंने ब्रुसेल्स जो कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है उसको मैंने दिखाया हुआ है, और यह दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंतर्गत। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन चारों ही हेडक्वार्टर्स को साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज करना है, तो आपको दिख ही रहा होगा। सबसे साउथ में है बी, उसके नॉर्थ में है ए, उससे ऊपर है सी, और सबसे नॉर्थ में है डी, और यह क्रम दिया हुआ है ऑप्शन 1 के अंतर्गत। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में उच्चतम चोटी है? अमंग द फॉलोइंग विच रेंज हैज़ द हाईएस्ट पीक? यहाँ पर 4 रेंज दी हुई हैं, अरावली श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला, विंध्यन श्रृंखला और मिज़ो पहाड़ियाँ। इन चारों में ही पूछा जा रहा है कि किस में हाईएस्ट पीक है, या इन चारों में से कौन सबसे ऊंची है। देखिए, यह जो 4 रेंजेस हैं उनकी ऊंचाइयां तो किसी को याद नहीं रहती हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़े तो फिर पढ़ाई कभी हो ही नहीं पाएगी। कभी कोई कहेगा कि पूरी दुनिया की सारी माउंटेन रेंजेस की ऊंचाई याद कर लीजिए, फिर कभी कोई कहेगा कि सारी की सारी नदियों की लंबाई याद कर लीजिए। इस तरीके से तो पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वह बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इन चारों में से जो शुरुआत की 3 जो श्रृंखलाएं हैं, यह जो है भारत के जो पेनिनसुलर प्लेटू है उससे संबंधित हैं, और जो लास्ट की जो मीज़ो पहाड़ियाँ हैं यह हिमालयन रेंज से संबंधित हैं। और हम जानते हैं कि जो हिमालयन रेंज है वह काफ़ी अधिक ऊंची है। तो इस लॉजिक के आधार पर अगर हम मीज़ो पहाड़ियों का ऑप्शन सही करते हैं तो यह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति और प्रक्रिया से संबद्ध नहीं है। द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज नॉट एसोसिएटेड विद। यहाँ इस क्वेश्चन में 4 फिनोमेना दिए हुए हैं, और इन चारों में से किन्हीं 3 का संबंध जो है वह साउथ वेस्ट मानसून के ओरिजिन और मैकेनिज्म से है। कोई एक ऐसा है जो कि साउथ वेस्ट मानसून के ओरिजिन और मैकेनिज्म से एसोसिएटेड नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन जो है वह है डिफरेंशियल रेट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। भूमि और सागर के ऊष्मन और शीतलन की विभिन्न दरों, इसका संबंध तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति से है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऊपरी वायु परिसंचरण, अपर एयर सर्कुलेशन। इसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम की बात कही जा रही है, और जेट स्ट्रीम का संबंध होता
आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है एनसो। और आप जानते हैं कि यह जो एनसो की परिघटना है इसका संबंध भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून से है। और भारत का जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वह इस एनसो की फिनोमिना से बहुत अधिक प्रभावित होता है। लेकिन जो ऑप्शन 3 में कहा जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ, इसका संबंध भारत में साउथ वेस्ट मानसून के ओरिजिन और उसकी मैकेनिज्म से नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगला क्वेश्चन है जैसे ही सुनामी तरंग सुरंग तट की ओर आती है तो क्या होता है। एज द सुनामी क्रेस्ट अप्रोचेज शोर, तब क्या होता है। क्रेस्ट क्या होता है, देखिए कोई भी तरंग होती है ना ऐसे, तो यह जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होता है ना तरंग का, यह कहलाता है क्रेस्ट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे ही सुनामी तरंग जो होती है जब वह तट के पास जैसे ही पहुंचती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो आप इसको जान लीजिए कि जो सुनामी की स्पीड होती है वह घट जाती है। सुनामी वेव की जो वेवलेंथ होती है वह भी घट जाती है। और जो सुनामी जो वेव होती है उसकी जो हाइट होती है या जो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वह इंक्रीज कर जाता है। और जो वेव पीरियड होता है वह कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने पाता। तो इस तरीके से हमने जाना कि जैसे ही सुनामी तरंग किसी तट की ओर आती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। उसका कारण यह होता है कि नीचे की जो तली होती है, समुद्र का जो बॉटम होता है, अब वह शैलो होता चला जाता है। इस कारण से फ्रिक्शन के कारण जो है स्पीड डिक्रीज हो जाती है और वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। अब इतनी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी वाली तरंग जब तट की ओर आ रही है और उसकी स्पीड में अचानक ब्रेक लग गया तो उसकी हाइट इंक्रीज होना स्वाभाविक है, लेकिन जो उसका वेव पीरियड होता है वह कांस्टेंट रहता है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 3। यहाँ पर कहा जा रहा है द पीरियड ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया इट्स वेलोसिटी ड्रॉप्स, इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, एंड द वेव हाइट ग्रेटली इंक्रीजेज। वेव हाइट या जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी तरीके से आपने एक और एक्स्ट्रा चीज़ जानी कि जो वेवलेंथ होती है सुनामी तरंग की, जब वह तट की ओर आती है तो वह वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का अभिलक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। देखिए आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का जो डॉक्यूमेंट है वह आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहिए और आपको इसको पढ़ना चाहिए। भारत में अभी तक तीन नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, जिनमें से पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 1983 में, दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 2002 में और तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है 2017 में, जिसको कि यूनियन कैबिनेट ने 15 मार्च 2017 को अप्रूव किया है। जब आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें यह चारों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे जो पहला स्टेटमेंट है टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बाय कोलैबोरेटिंग विद नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है और इस नीति में या जो इस नीति का डॉक्यूमेंट है उसमें दिया हुआ है। इसी तरीके से जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन हेल्थ फ्रॉम 1.15% to 2.5% ऑफ GDP बाई
2025 यह भी उस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। इसी तरीके से जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है इट इट रिलाइज हैवली ऑन प्राइवेट एंड वॉलंटरी सेक्टर्स टू फुलफिल इट गोल्स। यह स्टेटमेंट भी इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट इस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, शेफर हार्टशोन वाद विवाद के बारे में सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट शेफर हार्टशोन डिबेट। यहाँ पर शेफर हार्टशोन के मध्य का जो वाद विवाद है या जो डिबेट है, उसके संबंध में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कौन कौन सा सही है उसको हमको चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, For Hartshorne, geography is what geographers have made it, while Schaeffer worked on what geography should be. हार्टशोन के लिए भूगोलवेताओं ने जो बनाया है वही भूगोल है, जबकि शेफर ने भूगोल क्या होना चाहिए पर कार्य किया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी है, शेफर प्रमोटेड द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन वाइल हार्टशोन फेवर्ड एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। शेफर ने क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययन को बढ़ावा दिया, जबकि हार्टशोन ने भूगोल में अपवादवाद का पक्ष लिया। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। शेफर ने प्रमोट किया था अपवादवाद या एक्सेप्शनलिज्म को, जबकि हार्टशोन ने एरियल डिफरेंशिएशन को फेवर किया था या उसको अपनाया था। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है, शेफर एडवोकेटेड द फॉर्मूलेशन ऑफ लॉज इन ज्योग्राफी। शेफर ने भूगोल में नियमों के निर्माण की वकालत की थी। बिल्कुल सही बात है। शेफर ने भूगोल को नोमोथेटिक विषय बताया है, जो कि नियमों की खोज करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोमोथेटिक, NOMOTHETIC, नोमोथेटिक, जो कि नियमों की खोज करता है। स्टेटमेंट डी में कहा जा रहा है, शेफर वाज अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिविस्ट मेथड्स इन ज्योग्राफी। शेफर भूगोल में प्रत्यक्षवादी विधियों के अनुप्रयोग के विरुद्ध थे। यह स्टेटमेंट गलत है। शेफर प्रत्यक्षवादी विधियों या पॉजिटिविस्ट मेथड्स के प्रयोग के विरुद्ध नहीं थे, जबकि उसको फेवर करते थे। इस तरह जो सही कथन हैं वह हैं ए और सी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि उपयोग के वान थ्यूनेन मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। Which of the following statement about Van Thunen's model of agricultural land use is not correct? यहाँ पर वान थ्यूनेन मॉडल से संबंधित 4 कथन दिए हुए हैं। इनमें से कोई एक सही नहीं है, उसका हमको चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज डिक्लाइंस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। बाजार से दूरी के साथ भूमि उपयोग गहनता कम होती चली जाती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसानों को बाजार की ज़रूरतों का पूर्ण ज्ञान होता है। द फार्मर्स हैव अ फुल नॉलेज ऑफ द नीड्स ऑफ मार्केट। यह स्टेटमेंट भी सही है और यह वान थ्यूनेन के मॉडल की एक मान्यता थी। तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, क्षेत्र 5 में भूमि का 1/3 हमेशा पड़ती रखा जाता है। इन जोन 5 1/3 ऑफ लैंड इज ऑलवेज केप्ट फैलो। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वान थ्यूनेन के सिद्धांत में जो 5वां जोन था उसमें 3 फील्ड सिस्टम को अपनाया जाता है, जिसमें 1/3 भूमि को क्रॉपलैंड के अंतर्गत रखा जाता है, बाकी की 1/3 भूमि को
पेस्चर लैंड के अंतर्गत रखा जाता है और शेष 1/3 भूमि को फैलो लैंड या परती के अंतर्गत रखा जाता है। स्टेटमेंट 4 में कहा जा रहा है क्षेत्र 3 में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है पैदावार में परिणामतः बढ़ोतरी होती है। इन जोन 3 एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज देयर इज अ कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द यील्ड। यह स्टेटमेंट गलत है। ऐसा वांथोने ने नहीं कहा था। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी पैदावार कम होती चली जाएगी क्योंकि इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है, जैसा कि ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है भारत में परिवहन के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया है द शेयर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ मोर देन द शेयर ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन इन पैसेंजर ट्रैफिक। यात्री ट्रैफिक में सड़क परिवहन का हिस्सा रेल परिवहन के हिस्से से अधिक है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को पढ़ते हैं तो वहाँ यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द भारतमाला प्रोजेक्ट। आर्थिक गलियारों और बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का विकास भारतमाला परियोजना के प्रमुख अंग हैं। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर आप भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर दिए हुए हैं आप उसको पढ़ेंगे तो यह स्टेटमेंट आपको मिलेगा। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सागरमाला परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु तट पर बेलिकेरी में नवीन महापत्तन विकसित किया जाएगा। यह गलत है। जो बेलिकेरी है वह तमिलनाडु में नहीं, वह कर्नाटक में है। इस तरह यह स्टेटमेंट जो है गलत है। स्टेटमेंट डी में कहा जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 वर्तमान में मार्मगांव पत्तन तक लौह अयस्क परिवहन के लिए गोवा में विकसित किया जा रहा है। द नेशनल वाटरवे नंबर 5 इज करेंटली बीइंग डेवलप्ड इन गोवा टू ट्रांसपोर्ट आयरन ओर टू मार्मागांव पोर्ट। यह स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो नेशनल वाटरवे नंबर 5 है वह उड़ीसा में है। इस तरह इस क्वेश्चन में जो 4 स्टेटमेंट्स दिए थे उसमें स्टेटमेंट ए और बी सही हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है गहन पारिस्थितिकी के बारे में सही कथनों को पहचानिए। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट डीप इकोलॉजी। इस क्वेश्चन में डीप इकोलॉजी से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से जो सही हैं उनको हमको चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल लाइफ हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। सभी जीवित का आंतरिक मूल्य है। यह स्टेटमेंट सही है और डीप इकोलॉजी इसी से संबंधित है। स्टेटमेंट बी में कहा जा रहा है ह्यूमंस हैव राइट टू रिड्यूस रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। धरती पर जीव रूपों की समृद्धि और विविधता को कम करने का अधिकार मनुष्यों को है। कभी नहीं है भाई। यह अधिकार मनुष्यों को किसने दे दिया कि वह अन्य जो जीव हैं उनकी विविधता या उनकी जो समृद्धि है उसको ख़त्म कर सकें। इसी तरीके से स्टेटमेंट सी में कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ नॉन ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स is independent of the usefulness they may have for narrow human purposes। गैर मानव जीवन रूपों का मूल्य संकीर्ण मानवीय उद्देश्यों के लिए उपयोगिता से स्वतंत्र है। हाँ, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट डी में कहा जा रहा है गैर मानव जीवन के उत्कर्ष के लिए मानव जनसंख्या की बढ़ोतरी की आवश्यकता होती है। The flourishing of non-human life requires increase in the human population। नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह जो डीप इकोलॉजी से संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए थे उसमें स्टेटमेंट ए और सी ही सही हैं और इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2021-22 के दौरान भारत के आयातों में निम्नलिखित में से किस वस्तु समूह का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक था? अमंग द फॉलोइंग परसेंटेज शेयर ऑफ विच कमोडिटी ग्रुप वाज हाईएस्ट इन मेजर इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021-22? देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से आया हुआ है। इस इकोनॉमिक सर्वे में एक लिस्ट दी हुई है जिस लिस्ट का नाम है टॉप 10 इम्पोर्ट कमोडिटीज़। इस लिस्ट में भारत में 2021-22 के दौरान जो आयात हुए हैं उनमें से जो टॉप 10 कमोडिटीज़ हैं उनके नाम दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में जो यह 4 कमोडिटी ग्रुप्स दिए हुए हैं, इन चारों के नाम इस टॉप 10 इम्पोर्ट कमोडिटी वाली लिस्ट में हैं और इन चारों में से जिसका आयात या जिसका इम्पोर्ट परसेंटेज शेयर सबसे अधिक है वह है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का पारिस्थितिक तंत्र अधिकतम औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता शुष्क ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष रखता है? विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर? देखिए, यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यहाँ पर जो झील और धारा, लेक एंड स्ट्रीम जो इकोसिस्टम है उसकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वह होती है लगभग 500 ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसी तरीके से जो बोरियल फॉरेस्ट हैं इनकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वह होती है 800 ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ट्रॉपिकल सवाना इकोसिस्टम की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वह होती है नियर अबाउट 700 ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वह होती है नियर अबाउट 650 ड्राई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इस तरह हम देखते हैं कि जो बोरियल फॉरेस्ट है उसकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वह सबसे अधिक है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृतियों तथा प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में सही कथनों को चुनिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लैंडफॉर्म्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। इस क्वेश्चन में लैंडफॉर्म्स और प्लेट टेक्टोनिक्स प्रिंसिपल से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से सही स्टेटमेंट का चयन हमको करना है। पहला स्टेटमेंट है, द वायलेंट वॉल्केनोज ऑफ साउथ अमेरिका आर एसोसिएटेड विद ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। दक्षिणी अमेरिका के प्रबल ज्वालामुखी महासागर महाद्वीपीय अभिसरण से संबंधित हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति महाद्वीप अभिसरण के कारण हुई है। द हिमालयाज ओरिजिनेटेड ड्यू टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हॉट स्पॉट हमेशा प्लेट सीमाओं पर स्थित होते हैं। हॉट स्पॉट्स आर ऑलवेज लोकेटेड एट प्लेट बाउंड्रीज। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो हवाईयन हॉट स्पॉट है वह प्लेट बाउंड्रीज पर स्थित नहीं है, वह प्लेट के बीचों बीच स्थित है। स्टेटमेंट डी है, पृथ्वी का सतत चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक कोर में पिघली धातु के चलन के कारण होता है। Earth's persistent magnetic field is caused by movement of molten metal in the inner core। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है क्योंकि जो इनर कोर है वह सॉलिड होती है, जो आउटर कोर है उसमें जो मेटल पाए जाते हैं वह पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ए और बी बिल्कुल सही हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वेदरिंग। इस क्वेश्चन में वेदरिंग से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से हमको सही स्टेटमेंट का चयन करना है।
पहला स्टेटमेंट है केमिकल वेदरिंग इज कॉमन इन डेजर्ट एरियाज ड्यू टू लार्ज डायरनल वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। अधिक दैनिक तापांतर के कारण रासायनिक अपक्षय मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य है। यह स्टेटमेंट गलत है। अगर रासायनिक अपक्षय की जगह यहाँ पर भौतिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग की जगह फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग यहाँ पर लिखा होता तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। स्टेटमेंट बी में कहा जा रहा है मैकेनिकल वेदरिंग अकर्स इन कोल्ड रीजन्स बाय मीन्स ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन। यांत्रिक अपक्षय ठंडे क्षेत्रों में तुषार क्रिया के कारण होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग बाय प्लांट्स इज कॉल्ड चिलेटिंग। पौधों द्वारा एक प्रकार का यांत्रिक अपक्षय चिल्शन कहलाता है। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यह जो वेदरिंग होती है जिसको कि चिलेटिंग या चिल्शन कहा जाता है, यह मैकेनिकल वेदरिंग नहीं होती, यह केमिकल वेदरिंग का एक फॉर्म होता है। अगला स्टेटमेंट है लाइमस्टोन इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू विंड एक्शन बट इट इज़ हाईली ससेप्टिबल टू रेन वाटर। चूना पत्थर पवन क्रिया के लिए बहुत प्रतिरोधी है किंतु वर्षा जल के लिए सुप्रभाव्य है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरह इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी बिल्कुल सही हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित वनावरण प्रकारों को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेस्ट कवर टाइप्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरियल एक्सटेंट। यहाँ पर भारत में पाए जाने वाले 4 प्रकार के फॉरेस्ट टाइप्स दिए हुए हैं। इनको इनके क्षेत्रफल या इनके एरियल एक्सटेंट के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इसका जो आंसर एनटीए ने बताया है वह बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यह जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं इनका एरिया और इनका जो परसेंटेज है पहले हम लोग वो ज़रा जान लेते हैं। जैसे जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यह भारत में कुल 51,249 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर विस्तृत है। इसी तरीके से जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यह भारत में 1,86,620 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर विस्तृत है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भारत में 2,36,794 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर विस्तृत है। और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है यह भारत में 26,424 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर ही विस्तृत है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यह भारत के कुल वन क्षेत्र के 8% भाग पर विस्तृत है। इसी तरीके से ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भारत के 28.6% भाग पर विस्तृत है। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है यह भारत के जो कुल वनावरण का क्षेत्र है उसके 37% भाग पर विस्तृत है। और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यह भारत के कुल वन क्षेत्र के सिर्फ 4.1% एरिया पर ही विस्तृत है। अगर इस डाटा के आधार पर इन चारों ही वनों के प्रकारों को घटते हुए क्रम में लगाया जाए तो सबसे अधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके बाद स्थान आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का, उसके बाद स्थान आता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का और उसके बाद स्थान आता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का CBAD। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 CBAD। क्वेश्चन है वर्तमान में कुल खाद्यान्नों, अनाजों और दालों सहित के उत्पादन में खरीफ और रबी फसलों का हिस्सा कितना है? At present, in total food grain,
include cereals and pulses production, the share of खरीफ एंड रबी क्रॉप्स इज़। देखिए यह जो क्वेश्चन है वह 2023 और 24 की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उसकी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सेकंड एडवांस एस्टीमेट ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। उस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो रबी का सीज़न है, जो रबी का क्रॉप सीज़न होता है उसमें जो टोटल फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन हुआ है वह हुआ है लगभग 155.12 मीट्रिक टन के आसपास। और खरीफ सीज़न की जो क्रॉप है उसके अंतर्गत जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है वह हुआ है लगभग 154.19 मीट्रिक टन के आसपास। और अगर हम इन दोनों ही आंकड़ों को देखें 155 और 154 यह लगभग समान हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा ऑप्शन 1 लगभग समान। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में रबी और खरीफ दोनों ही सीज़न में जो भी टोटल फूड क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वह लगभग बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉश के केंद्रीय स्थल सिद्धांत के संदर्भ में गलत कथनों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लॉस सेंट्रल प्लेस थ्योरी। इस क्वेश्चन में लॉस का जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है उससे संबंधित 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमको जो गलत हैं उनका चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इट इज़ सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लेसेस विद स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स। यह अधिवासों के विरल वितरण के साथ केंद्रीय स्थानों के वितरण के लिए उपयुक्त है। देखिए यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है इट इज़ सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक चेंज इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिंदी में इसका अनुवाद है यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन को समझने के लिए उपयुक्त है। यह बिल्कुल सही है क्योंकि जो लॉस है उन्होंने इकोनॉमिक लैंडस्केप की बात कही थी और कभी कभी इसको कहा जाता है लॉशियन इकोनॉमिक लैंडस्केप। इस तरीके से यह जो कहा जा रहा है कि सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक चेंजेस इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट एज्यूम्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ के फैक्टर वैल्यूज़ एंड हायरार्कीज़। यह अधिक संख्या में के कारक मानों और पदानुक्रमों के सह अस्तित्व को मानता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ मोर वैलिड फॉर टर्शियरी सर्विसेज देन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। यह सिद्धांत द्वितीयक क्रियाओं की अपेक्षा तृतीयक सेवाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि जो लॉस का मॉडल है वह सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल है। इन चारों ही स्टेटमेंट्स में से हमको गलत स्टेटमेंट का चयन करना था और गलत स्टेटमेंट्स हैं ए और डी। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर की निम्नलिखित खाइयों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग ट्रेंचेस ऑफ द पैसिफिक ओशन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इस क्वेश्चन में पैसिफिक ओशन से रिलेटेड 4 ट्रेंचेस दी हुई हैं और इन चारों के ही मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिए हैं। जैसे जापान के बगल में ऊपर की तरफ उत्तर पूर्व में अगर देखें तो क्यूराइल ट्रेंच है। जापान के दक्षिण पूर्व में यहाँ बोनिन ट्रेंच है। न्यूजीलैंड के उत्तर में कर्माडेक और उसके उत्तर में टोंगा ट्रेंच है। अगर हम इनको उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करते हैं तो जैसे सबसे उत्तर में है क्यूराइल ट्रेंच, उसके दक्षिण में है बोनिन ट्रेंच, उसके दक्षिण में है टोंगा ट्रेंच और सबसे दक्षिण में है कर्माडेक ट्रेंच। इस तरीके से जो क्रम बनेगा वह बनेगा B, D, A, C।
और यह BDAC जो क्रम है वह दिया हुआ है ऑप्शन 2 में। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग किसी एक सुविधा को लेने से वंचित करने की स्थिति कहलाती है। द सिचुएशन व्हेन पीपल फ्रॉम अ सर्टेन सोशल बैकग्राउंड आर डिनाइड टू अ पर्टिकुलर फैसिलिटी इज कॉल्ड। देखिए यह क्वेश्चन जो है सोशल ज्योग्राफी से आया हुआ है और इस क्वेश्चन का संबंध है सोशल एक्सक्लूजन से, और यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन की डिग्री की बात कही जा रही है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक्सप्लिसिट एक्सक्लूजन या स्पष्ट बहिष्कार। इसके अंतर्गत एक सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को किसी एक सुविधा को लेने से वंचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण नियतिवाद के पक्ष में कथन किसी क्षेत्र में सभ्यताओं की सर्वोच्च उपलब्धियां हमेशा किसी विशिष्ट प्रकार की जलवायु द्वारा सीमा बंधित थीं किसके द्वारा दिया गया था? द स्टेटमेंट सुप्रीम अचीवमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन in any region were always bounded up with a particular type of climate in favor of environmental determinism was given by। बहुत ही आसान सवाल है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडसैट का निम्नलिखित में से कौन सा स्पेक्ट्रल बैंड सामान्यतया वर्ण या रंग सम्मिश्र के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? Which of the following spectral band of Landsat 1 is generally not used for production of color composite? यह जो Landsat 1 है इसमें दो स्कैनर्स या दो कैमरे लगे हुए हैं। पहला कैमरा है RBV जिसकी फुल फॉर्म होती है रिटर्न बीम विडिकॉन, और जो दूसरा कैमरा या जो दूसरा स्कैनर लगा हुआ है उसका नाम है MSS और इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। यह जो चार बैंड्स दिए हुए हैं बैंड 4, 5, 6, 7 यह लैंडसैट 1 में लगे हुए हैं और इन चारों ही बैंड्स का संबंध जो है वो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर MSS से है। अब क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जा रहा है कि इन चारों ही बैंड्स में से कौन सा ऐसा बैंड है जिसका यूज़ जनरली कलर कंपोजिट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। NTA ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बैंड 5 जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा उसके लिए मैंने एक बुक का जो है पिक्चर मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं कि कलर कंपोजिट के बारे में कहा जा रहा है। जनरली बैंड 4 इज़ डिस्प्लेड इन ब्लू, बैंड 5 इन ग्रीन एंड बैंड 7 इन रेड। यहाँ पर बैंड 6 की बात नहीं हो रही है और मेरे अनुसार जो मेरी नॉलेज है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बैंड 6। बैंड 6 का यूज़ जनरली जो है लैंडसैट 1 के जो यह जो चारों बैंड्स हैं उनके द्वारा कलर कंपोजिट बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्लाइमेट टाइप्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में इन क्लाइमेट टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोपेन ने सिंबल बताए थे उन सिंबल्स को यहाँ पर लिखा हुआ है और दोनों लिस्ट का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्लाइमेट टाइप दिया हुआ है ट्रॉपिकल सवाना और इसको AW से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा क्लाइमेट टाइप दिया हुआ है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इसको CS से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा दिया हुआ है सेमी एरिड, इसको BS से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चौथा दिया हुआ है प्रिवेल्स इन कोस्टल तमिलनाडु, इसको AS से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, अपर्दन चक्र की डेविसियन संकल्पना द्वारा प्रकाशित पुस्तक के केंद्रीय विचार से प्रेरित थी। द डेविजियन कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन वाज इंस्पायर्ड बाय द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बुक
पब्लिश्ड बाय। देखिए जो डेविस थे वह डार्विन के जो विचार थे उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 डार्विन। अगला क्वेश्चन है तीव्र ढाल और त्वरित संचलन से संबद्ध अधिक सघन मौसमी घटनाओं की व्याख्या प्रदान करते हैं। द स्टीपर स्लोप्स एंड फास्टर मूवमेंट्स प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन फॉर मोर इंटेंस वेदर फिनोमेना एसोसिएटेड विद। देखिए जो कोल्ड फ्रंट्स होते हैं इनका स्लोप भी बहुत अधिक होता है और इनकी वेलोसिटी भी बहुत अधिक होती है इन कंपैरिजन टू वार्म फ्रंट्स। और अधिक स्लोप और अधिक वेलोसिटी के कारण इनसे संबंधित जो वेदर फिनोमेना होते हैं या इनसे संबंधित जो भी मौसमी परिघटनाएं होती हैं वह अधिक वायोलेंट प्रकार की होती हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 कोल्ड फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल पर सड़क की चौड़ाई 60 फीट जबकि वायु चित्र में 2 इंच है। वायु चित्र की मापनी है द रोड विथ ऑन द ग्राउंड इज 60 फीट वाइल 2 इंचेस ऑन द एरियल फोटोग्राफ। द स्केल ऑफ द एरियल फोटोग्राफ इज। देखिए स्केल चाहे कहीं का भी हो, स्केल की जो डेफिनेशन है वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि स्केल को हम लोग RF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो RF या जो स्केल होता है वह क्या होता है किन्हीं 2 प्लेसेस के बीच की दूरी मैप पर और उन्हीं 2 प्लेसेस के बीच की दूरी ग्राउंड पर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैप पर जो रोड है उसकी चौड़ाई है 2 इंच और जबकि ग्राउंड या एक्चुअल में जो रोड है उसकी चौड़ाई है 60 फीट। अब ज़रा हम जो यूनिट्स हैं इनको ज़रा कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंच और हम जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, इंच से इंच कट हो गया, ऊपर बचा 2 और नीचे आ गया 720। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 360। तो स्केल या जो RF निकल के आ रहा है वह आ रहा है 1/360 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी पेपर के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस और कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।